तो आज हम बात करेंगे वर्टिकल स्ट्रिंग वर्टिकल मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग के फर्स्ट एग्जांपल के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 4.3 एग्जांपल नंबर 1। देखिए इस एग्जांपल में हमसे क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट एग्जांपल में बोल रहे हैं वन एंड ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एंड टू द अदर एंड इज fastened a particle heavy enough to stretch the string to double its natural length a। यानी कि हमें ये दे रहे हैं, हमसे ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि किसी भी एक प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा स्थिर है और इसके दूसरे स्थिर सिरे पर एक ऐसा कण बंधा हुआ है जिसका भार डोरी की स्वाभाविक लंबाई a की दुगनी लंबाई तक बढ़ा देगा। जैसा कि हमें कहा जा रहा है, जैसा हमें बोला जा रहा है, इसको हम कर लेते हैं। क्या हमसे बोला जा रहा है कि सबसे पहले कि इसका जो एक सिरा है वो एक स्थिर बिंदु से बंधा हुआ है। वो स्थिर बिंदु हमने मान लिया हो जहां पर ये पार्टिकल जो है बंधा हुआ है। अब इसके बाद कहते हैं इसकी जो नेचुरल लेंथ है a, यानी मैं इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक a नेचुरल लेंथ अगर मैं मान लूँ और इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं कैपिटल, तो यहाँ पर एक m द्रव्यमान का एक क्या किया, एक m द्रव्यमान का भार यहाँ बंधा हुआ है। जो क्या कर रहे हैं, जो इसको द स्ट्रिंग इज ड्राउन वर्टिकली डाउन टिल इट 4 times its natural length and then lets go। पहले तो कह रहे हैं कि एक a लंबाई की इसके पास इसको नेचुरल लेंथ जो a है वहां उसके बाद एक m द्रव्यमान का पार्टिकल यहाँ बंधा हुआ है और वो कुछ इस तरह से बंधा हुआ है कि जिसका भार डोरी उसकी स्वाभाविक लंबाई a की दुगनी हो जाती है। जब दुगनी हो जाता है a तो लिखा हुआ द स्ट्रिंग टू डबल इट्स नेचुरल लेंथ a, यानी जब इसको कोई भार पार्टिकल लगाया जाता है तब वो इसको जो डोरी में जो खिंचाव है वो इसके डबल लेंथ तक यानी a की डबल लेंथ तक। तो अगर यहाँ पर m द्रव्यमान लटका दिया जाए और वो m द्रव्यमान यहाँ लटकाने के बाद वो यहाँ तक पार्टिकल पहुंच जाता है और इसकी डबल लेंथ के बराबर होगा नेचुरल लेंथ के, यानी ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कभी a की डबल डिस्टेंस डबल इट्स नेचुरल लेंथ a, यानी डबल हो जाएगा। अब इसके बाद ये कहा जाता है क्या द स्ट्रिंग इज ड्रॉन वर्टिकली डाउन, जब इस स्ट्रिंग को यहाँ से नीचे की ओर खींचा जाता है तब टिल इट्स 4 times, यानी कहाँ तक खींचना है, जब तक कि इसकी नेचुरल लेंथ की 4 times तक लंबाई ना हो जाए। यानी अगर नेचुरल लेंथ a है तो इसकी लंबाई 4a नहीं हो जाए तब तक हम खींचते हैं। अब हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट c है यहाँ पर हम इसको यहाँ तक खींचते हैं जिसकी वजह से इसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी 4 गुना हो जाएगी इसकी नेचुरल लेंथ के, यानी कितनी हो जाएगी 4a। तो 4a अगर हो जाएगी कहाँ से, यहाँ से, तो a तो ये a ये 2a रिमेनिंग कितनी रहेगी 2a, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2a। यहाँ तक खींच कर अगर छोड़ देते हैं तब क्या करता है, प्रूव दैट द पार्टिकल विल रिटर्न टू पॉइंट इन दिस इन टाइम, यानी वो पार्टिकल जब यहाँ पर खींच करके हम छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद जब जैसे हम छोड़ेंगे मालूम है कि वो कहाँ गति करेगा, वो ऊपर की ओर गति करेगा। ऊपर की ओर गति करने के बाद वापस वो यहाँ तक जब आएगा तब टोटल टाइम कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, वो हमें प्रूफ करना है। और वो हमें जो प्रूफ करना है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें टोटल टाइम जो प्रूफ करना है वो होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, रूट ऑफ a अपॉन g, रूट ऑफ a अपॉन g। और इसके अलावा जो हमें प्रूफ करना है साथ में वो करना है 2√3 + 4π/3, 2√3 + 4π/3। इसके इक्वल हमें वो टाइम जो है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन समझे क्या करना है, एक्चुअली हमें करना ये है कि यहाँ एक फिक्स पॉइंट पर डोरी को बांधा है एक तरफ से और उसकी a लंबाई जो है वो स्वाभाविक लंबाई है, वहां पर m द्रव्यमान के पार्टिकल लगाया गया जिसकी वजह से जो लंबाई होगी वो उसकी स्वाभाविक लंबाई की डबल हो जाएगी, नेचुरल लेंथ की डबल हो जाएगी। यानी अगर ये a है तो एक डिस्टेंस और यहाँ तक हो जाएगी पॉइंट b तक। अब इसके बाद उसको c पॉइंट तक हम लेके गए हैं, लेकिन जब जहाँ उसी पॉइंट हम कहाँ मानेंगे, यानी जहाँ पर ले जाकर के खींच करके हम छोड़ रहे हैं वहां तक वो जो सी पॉइंट है उसकी लंबाई इनिशियल लंबाई की कितनी हो जानी चाहिए, 4 गुना। जैसे कि क्वेश्चन है तो इसका मतलब a तो ये a मेजर हमने यहाँ कर ली और 2a यहाँ रह जाएगी, यानी 2a डिस्टेंस के बाद हम इस पार्टिकल को लाकर उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद ये पार्टिकल ऊपर की ओर गति करेगा, ऊपर और जाकर के वापस जब यहाँ पहुंचेगा तो उस टाइम की हमें कैलकुलेशन करनी है जो इसकी क्लियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, जब हम यहाँ a पर m द्रव्यमान का गल लटकाते हैं जिससे कि ये b पॉइंट तक आते हैं, यानी समय अवस्था की बात करते हैं। डायग्राम में और बना देता हूँ क्या, O पॉइंट पर
एक फिर से जो भी हमारे पास ए डिस्टेंस नेचुरल लाइन दी हुई है, इसको हमने ए दे दिया, यहाँ एम द्रव्यमान का पार्टिकल रखा गया, जिसकी वजह से ये बी पॉइंट तक इसने मूव किया। ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या ए है। तो जब इसने यहाँ एम द्रव्यमान का पार्टिकल उठा करके ये विस्तार इसका यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, अभी हम इसको खींच नहीं रहे इसी तक, जब यहाँ तक हो गया तो यहाँ तक होने के बाद ये समय अवस्था में आ गया, क्योंकि जितना खिंचाव इस एम द्रव्यमान के होने के बाद हुआ है ये यहाँ तक ओके हो गया। अब इसके बाद समय अवस्था की कंडीशन में आ गया, क्योंकि नीचे अब ये जाएगा नहीं। जब समय अवस्था की कंडीशन में आ गया तो हमारे पास जो प्रारंभिक तनाव आएगा वो किसके इक्वल आएगा। देखिए स्टूडेंट, जो प्रारंभिक तनाव होगा यानी टी नॉट से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ इनिशियल टेंशन, प्रारंभिक तनाव, तो टी जीरो, इसके द्वारा जब एम द्रव्यमान की वजह से ये पार्टिकल नीचे को खींचे जा रहे, डोरी खींची जा रही, तो तनाव कहाँ होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ होगा तनाव। तो क्या हो जाएगा टी नॉट, और जो एम द्रव्यमान की वजह से नीचे की ओर पार्टिकल के एम द्रव्यमान की वजह से नीचे की डोरी खींची गई है, तो क्या हो गया, तनाव जो होगा वो एम जी के इक्वल होगा, तो ग्रेविटी फोर्स भी लगेगा इसमें, एम द्रव्यमान तो है ही है, नीचे की ओर गति कर रहा है तो इसमें ग्रेविटी फोर्स भी लगेगा, जो किसके इक्वल होगा, वो इसके लैम्डा और क्या होता है एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, इसके इक्वल होगा तनाव। तो एम जी की वैल्यू देखो क्या आएगी, एम जी इज इक्वल टू लैम्डा, और एक्सटेंशन कितना है इसमें, विस्तार कितना होगा, विस्तार हुआ ए, यहाँ से लेके यहाँ तक विस्तार कितना है ए है, ए, और नेचुरल लेंथ कितनी है, स्वाभाविक लंबाई अभी कितनी हुई है, वो भी ए दी हुई है। दैट मीन्स क्या आ गया, इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि यहाँ से एक इक्वेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई लैम्डा इक्वल टू एम जी। क्लियर है, तो लैम्डा इक्वल टू एम जी, इसलिए तो इक्वेशन नंबर 1। ये तो आ गई तनाव किस कंडीशन में, जब पार्टिकल समय अवस्था में एम द्रव्यमान के जब पार्टिकल यहाँ तक पहुंच करके रुक गया। अब बात करते हैं इस डायग्राम, इसका जितना भी यूज था वो हमने कर लिया, इस लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके बाद जब मैं इस डायग्राम की बात करता हूँ तो ये डायग्राम क्या कह रहा है कि इसको 2a तक और खींचा जाता है, यानी कि अगर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक डबल लंबाई तक खींचा जा रहा है, यानी इसकी जो इनिशियल लंबाई है उसकी 4 गुना हो जाएगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 2a हो जाएगी। अब यहाँ तक ला करके जब हम इसको छोड़ेंगे तो किसी पॉइंट P पर जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी, x होगी, मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस यहाँ B पॉइंट से कितनी है, x। जब हमने इसको खींच करके छोड़ा तो P पॉइंट T समय के बाद P पॉइंट पर हम इसकी पोजीशन चेक करते हैं, तो P पॉइंट पर इसके ऊपर जो टेंशन लगेगी या जो गति की समीकरण होगी, गति की समीकरण क्यों होगी, क्योंकि किसी न किसी वेग से जाएगा, और जब किसी वेग से जाएगा तो गति तो कर रहा है, इसका त्वरण भी होगा, त्वरण भी होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था, एम जी माइनस टी, ये फार्मूला होगा। क्यों, एम जी क्या, हमने इसको नीचे की ओर खींचा है, और एम जी भी क्या लग रहा है, जो मास इंटू ग्रेविटी फोर्स है, मास तो एम है इसके अंदर पहले से ही, एम यहाँ तक था, एम मास की वजह से पार्टिकल यहाँ तक आ गया था, तो ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, और हम नीचे की ओर इसको खींच रहे हैं, यानी कि एम जी तो होगा ही होगा, और जिसकी वजह से तनाव उत्पन्न हो रहा है रस्सी में, जो कहाँ होगा, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए माइनस का टी। अब आगे बात करते हैं टेंशन की, ये तनाव होगा कितना एक्चुअल में, तो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस, तनाव की वही डेफिनेशन लैम्डा, लैम्डा के बाद क्या आएगा, एक्सटेंशन अपॉन एक्चुअल लेंथ। एक्सटेंशन देखो कितना है, कहां से कहां तक एक्सटेंशन हमें चाहिए, हमारे पास टोटल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही मिश्रण होता है, देखिए कहां से कहां तक, इस पी पॉइंट तक हमें चेक करना है कि तनाव कितना है, इस पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, हमने कितनी मानी है, x, यानी विस्तार B से P तक कितना हुआ, x हुआ, और ऑलरेडी A से B के बीच में जो विस्तार हो गया था वो कितना था, A था, ये नेचुरल लाइन थी, A विस्तार पहले ही हो चुका था एम द्रव्यमान की वजह से, और उसमें P पॉइंट जब हम चेक कर रहे हैं तो x डिस्टेंस और हमने एज्यूम की है, तो टोटल विस्तार कितना हो गया, a प्लस एक्स, तो टोटल एक्सटेंशन जो हो गया इसमें वो हो गया a प्लस एक्स, अपॉन में क्या होगी, नेचुरल स्वाभाविक लंबाई, जो कितनी क्वेश्चन दी हुई है हमें a, तो a यहाँ से ये वैल्यू आएगी तनाव। या नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस लैम्डा, ए से अब a कैंसिल हो जाएगा, माइनस लैम्डा एक्स अपॉन, यहाँ तक क्लियर। अब इस लैम्डा की वैल्यू हम कहाँ से पुट करें, हम क्वेश्चन नंबर 1 से लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लैम्डा की वैल्यू देखिए कितनी है, एम जी है, जब लैम्डा की वैल्यू एम जी पुट करेंगे तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन ए, यह आ जाएगा लैम्डा एक्स अपॉन ए। इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ये मालूम है कि जब यहाँ से हमने पार्टिकल को छोड़ा तो किसी न किसी वेग के साथ वो यहाँ ऊपर तक जाएगा। अब ऊपर तक जाएगा वेग के साथ किसी न किसी कोई ना कोई उसमें वेग जरूर होगा, तो उस वेग को हम फाइंड करते हैं। तो हम फाइंड करते हैं वेग को, तो वेग क्या होगा, इसी समीकरण 2 को अगर हम आगे की ओर बढ़ाएं, इसको मैं लिख देता हूँ, इसका यूज होगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आएगी, इसका यूज हमें फिर करना होगा, इसको इस तरह से लिख देता हूँ। तो देखिए इसी फार्मूले को हम आगे की ओर बढ़ाते हुए एम डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, इसको हम जब आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप में इसमें ये लिख सकता हूँ, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू लैम्डा एक्स अपॉन एम ए, याद है ना, लैम्डा एक्स अपॉन एम ए। यहाँ से लैम्डा अपॉन एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी। हम लिख सकते हैं, सही नेगेटिव था, नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं लिख सकता हूँ लैम्डा अपॉन एम की वैल्यू जी, दैट मीन्स जी एक्स अपॉन ए। ये हो गया। अब इसके बाद हमें मालूम है कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को लिख सकते हैं वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन ए। क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना है, एक्स को डी एक्स के साथ, वी को डी वी के साथ, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। तो वी डी वी इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन ए एक्स डी एक्स। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई विथ 2 बोथ ऑफ साइड। इंटीग्रेटिंग, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन ए माई प्लस सी, कॉन्स्टेंट आएगा हमारे पास। अब हमें ये मालूम है कि कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है C1 हमेशा उसकी वैल्यू कहाँ से फाइंड करते हैं, जहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है इनिशियल पॉइंट, उसके लिए हमने यहाँ से पकड़ करके इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक खींचा और यहाँ पे छोड़ा, तो यहाँ पे हमें C1 की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर C1 की वैल्यू देखिए क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी 0, वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और यहाँ से खींच करके यहाँ तक लेकर आए तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी है, x की 2 है, x कितना है 2 है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं क्या, एट पॉइंट C क्या है, C पर वेलोसिटी हमारे पास 0 रहेगी और डिस्टेंस जो है वो कितनी है 2 है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन ए 4a स्क्वायर प्लस C1, दैट इज C1 इज इक्वल टू g अपॉन a या 4g अपॉन a स्क्वायर, a से a कैंसिल हो जाएगा, ओनली 4g, C1 की वैल्यू आ जाएगी 4g। Now put the value of C1, we get v square is equal to minus g x square upon a plus 4g a। या कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, क्या g अपॉन a कॉमन ले लेते हैं हम, तो v square इज इक्वल टू g अपॉन a, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब वी स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन ए 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए वी स्क्वायर इक्वल में ये वैल्यू आ गई, यानी किसी ना किसी वेग से ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है। अब जब ऊपर की ओर गति करेगा तो एक चीज ध्यान रखना, जब ऊपर की ओर गति करेगा तो जो डिस्टेंस है इसकी, कहाँ की कौन सी डिस्टेंस, जो हमने लिए 2 है या ये x, ये क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, और कम होती होती यहाँ तक आकर के 0 हो जाएगी, और यहाँ से ऊपर जैसी गति करेगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस x है, यहाँ x क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा b पॉइंट पर, और इससे ऊपर जैसे पार्टिकल गति करेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस। डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा, हमें मालूम है स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस का साइन आता है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, नेगेटिव को प्रेफरेंस देंगे। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर b पॉइंट पर x हमेशा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि b से लेकर के p तक की डिस्टेंस x है। तो यहाँ b पर आते ही पार्टिकल क्या हो गया 0, और इसके ऊपर जैसे ही जाएगा x क्या हो जाएगा, x की डिस्टेंस माइनस, कम और कम हो रही है, यानी कि माइनस हो रही है। दैट मीन्स v के इक्वल में मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू माइनस g अपॉन a रूट ऑफ g अपॉन a 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर। इसको कंप्लीट का स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये v की वैल्यू आ जाएगी v इक्वल टू माइनस g अपॉन a रूट ऑफ
रूट ऑफ जी अपॉन ए 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ये माइनस का साइन हमने क्यों लगाया ये आप सबको पता चल गया होगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम इसको और आगे करते हैं। ये तो आ गया वेग, तो कहाँ का वेग है? जिस वेग से ये ऊपर की ओर गति का है, ये वहां का। अब वेलोसिटी, हमें मालूम है वेलोसिटी को हम कुछ और भी लिख सकते हैं। हमें तो क्या चाहिए? हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए टाइम। कौन सा टाइम? क्वेश्चन सबसे क्या पूछना है? प्रूव दैट द पार्टिकल विल रिटर्न टू दिस पॉइंट इन टाइम दिस। ये टाइम हमें पूछा जा रहा है। टाइम का मतलब यहाँ से ऊपर जाने में कितना समय लगा पार्टिकल को, और वापस ऊपर से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, उसकी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। उसके लिए हम ये प्रूफ कर रहे हैं। तो हमें चाहिए टाइम। तो टाइम के लिए v को हम क्या लिख सकते हैं? v को यानी वेलोसिटी को नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है जिसमें टाइम का रिलेशन होता है, वो होता है dx/dt। हमें मालूम है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? फर्दर dx/dt इज इक्वल टू सेम माइनस रूट ऑफ जी अपॉन ए और साथ में रूट ऑफ 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। या तो क्लियर है? या वेरिएबल को जब सेपरेट करेंगे तो dt इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ जी अपॉन ए एंड dx अपॉन रूट ऑफ 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। याद आएगा? अब क्या करना हमें? इंटीग्रेशन करना दोनों साइड। इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ जी अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? हमें क्या चाहिए? देखिए, पार्टिकल को यहां तक आने में, कहां तक आने में? अभी तो पार्टिकल पहले यहां तक पहुंचेगा, अपनी जो प्रारंभिक जो इसकी स्वाभाविक लंबाई पहले वहां तक पहुंचेगा, जिसकी वजह से इसमें तनाव खत्म हो जाएगा, डोरी ढीली हो जाएगी, और डोरी ढीली होने की वजह से वो यहाँ तक गति करेगा, और यहाँ तक गति करने के बाद वापस यहाँ पर जब लोड कर आएगा तो हमें टाइम चाहिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं वो टाइम कहाँ तक पहुँचने पर, कहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उस पार्टिकल का टाइम लगता है t। तो मान लिया 0 से t, यहाँ पे टाइम 0 माना, और यहाँ तक पहुँचने का हमने टाइम मान लिया t। फिर ये टाइम कहाँ से डिस्टेंस यानी यहाँ पे कितना है? dx है, इसका मतलब यहाँ क्या होगी? डिस्टेंस होगी। इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी थी? 2 और यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचने में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ b पर x कितना होगा? 0। b से ऊपर जाएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? a है। तो यहाँ पर आकर के डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? माइनस, यानी 2a से माइनस a। टोटल डिस्टेंस हमारे पास रहेगी 2a से माइनस a। यहाँ तक क्लियर है सभी को? 2a से माइनस a। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? लिमिट्स हमारे पास आ गई। अब इसका आगे इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए t1 इज इक्वल टू रूट ऑफ g अपॉन a। नेगेटिव साइन में नहीं लगा रहा, क्यों? क्योंकि dx के अपॉन में रूट ऑफ 4a² माइनस एक्स स्क्वायर है, और नेगेटिव अगर है तो हमारा फार्मूला बन जाएगा कोस इनवर्स, और कोस इनवर्स का फार्मूला बनेगा, टोटल जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा कोस इनवर्स x अपॉन 2। ये फार्मूला बन जाएगा। लिमिट हमारे पास 2a से माइनस a। क्लियर? वैल्यू पुट कर दे, लिमिट पुट कर। तो अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट हम यूज कर लेते हैं। t1 इक्वल टू रूट ऑफ g अपॉन a cos इनवर्स माइनस a अपॉन 2a, दैट मीन्स माइनस 1/2, और माइनस cos इनवर्स माइनस लोअर लिमिट 2a अपॉन 2a, दैट इज 1। तो cos इनवर्स माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? cos इनवर्स माइनस 1/2 2π/3, 2π/3, और cos इनवर्स 1, cos 0 क्या होता है? 1 होता है, 0, दैट मीन्स 2π/3। तो हमारे पास t1 की जो वैल्यू आ गई टोटल, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो जो टाइम फर्स्ट आ गया वो आ गया t1 इक्वल टू 2π/3 रूट ऑफ g अपॉन a। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक? तो ये टाइम पीरियड है पार्टिकल का a तक पहुँचने का। पार्टिकल यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँच चुका है, जिसमें हमने इसका एज्यूम कर लिया टाइम t1, और t1 टाइम में जब पार्टिकल है वो यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँच गया। जब पार्टिकल यहाँ तक पहुँच गया तो हमें एक चीज़ का मालूम है कि अब ये जो डोरी वो अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। नेचुरल लेंथ में आने के बाद यहाँ पर आने पे क्या हो जाएगा? तनाव उसका क्या हो जाएगा? 0। अब
इसके बाद जो ऊपर वो तक की गति रहेगी, गति तो वो करेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ न कुछ वेग होगा, वो अभी हम फाइंड करते हैं कि यहाँ पे वेग क्या होगा। लेकिन इसके बाद जो वो गति करेगा ऊपर की ओर, वो गति गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होगी। क्यों? क्योंकि एक भार m द्रव्यमान का लटका हुआ है, अभी भी है उसमें, ऊपर की ओर चाहे वो गति कर रहा है लेकिन m द्रव्यमान उसमें है और वो ऊपर की ओर गति कर रहा है, लेकिन m द्रव्यमान होने की वजह से और ये मोशन जो है वो वर्टिकल है और ध्रुवाधार है, इस वजह से जो उसकी गति होगी वो क्या होगी? गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होगी। अब हम चेक करते हैं कि जो ये पार्टिकल है जिसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में टाइम t1 लगा, तो उसमें वेग कितना था, यानी किस वेग से वो यहाँ पहुंचा, हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं पहले तो कि किस वेग से यहाँ a तक वो पहुंचा। तो हमने यहाँ पर एक वैल्यू फाइंड की थी, कौन सी वैल्यू फाइंड की थी? इसी को जब हमने सोल्व किया था v स्क्वायर की एक वैल्यू आई थी हमारे पास, v स्क्वायर की वैल्यू थी क्या? माइनस g अपॉन a 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसका इक्वेशन नंबर 3 है। तो हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। अब हमें क्या चाहिए? ये तो वेग था, ये वेग कहाँ हमने फाइंड किया था? इस P पॉइंट, ठीक है। अब जब ये P पॉइंट को क्रॉस करके यहाँ आ जाएगा तो उस पर वेग कितना लगेगा? तो देखो जब ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आने पर यहाँ x कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस है। मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पे x 0 है और ये डिस्टेंस इसके बीच की a है, तो जब ये ऊपर की ओर गति करेगा तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? माइनस। तो जब माइनस a यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वेलोसिटी एट पॉइंट A, तो va स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन a 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज 3a स्क्वायर g अपॉन a या फिर 3ag। ये है v वेग, कहाँ पर? 3ag वेग है, कहाँ पर? इस पॉइंट पर वेग हमारे पास है 3ag। तो जब पार्टिकल यहाँ से छोड़ने के बाद यहाँ तक पहुंचेगा तो उसका वेग होगा 3ag। अब आगे क्या? अब आगे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मोशन करेगा क्योंकि वेग है इसमें, तो जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो गति करेगा तो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गति करने में उसको टोटल t2 टाइम लगता है, t2 समय लग रहा है। तो अगर t2 समय लग रहा है तो गति की समीकरण से, तो गति की समीकरण कौन सी यूज करेंगे? t2 की चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक कंप्लीट टाइम पीरियड चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने निकाल लिया जो है हमारे पास t1 की वैल्यू में। अब यहाँ से यहाँ तक और टाइम जो है वो हम आ गया t2। तो देखिए गति की एक समीकरण हमने हमारे पास होती है क्या? v इक्वल्स टू u प्लस 2at, कुछ ऐसी हमारे पास इक्वेशन होती है गति की। v इज इक्वल्स टू u प्लस 2at। v क्या है? अंतिम वेग। अंतिम वेग पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये तो हो गई 0। अंतिम वेग हमेशा क्या होता है? अंतिम वेग वो होता है जिसमें पार्टिकल जाकर के रुक जाता है या रुक करके वापस आता है। तो वेग, अंतिम वेग हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो v तो है 0। u क्या है? इनिशियल वेग है। इनिशियल वेग कितना है? तो अभी हमने निकाला, कहाँ से? यहाँ से ऊपर तक जा रहा है, तो यहाँ पे इनिशियल वेग हमने कितना निकाला? 3ag। तो u की वैल्यू कितनी है? 3ag है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। t क्या है? टाइम है। तो t हमारे पास कितना है? t2 हो गए। और इसके अलावा एक्सेलरेशन कौन सा आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति कर रहे हैं, तो a कितना होगा? g होगा। a क्या होगा? g होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के बल अधीन गति ऊपर की ओर कर रहे हैं, इसलिए माइनस g होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू 3ac माइनस, या हम ये कर देते हैं पहले, u इज इक्वल टू माइनस 2at लिख दें, या u की वैल्यू हमारे पास है 3ac इज इक्वल टू माइनस 2, a की वैल्यू है माइनस प्लस का g और t की जगह t2। आई थिंक स्टूडेंट फार्मूला गलत है, फार्मूला v इक्वल टू u प्लस at होता है, 2 नहीं होता है, इस 2 को हटा देना, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर से देखिए, फार्मूला होता है v इक्वल टू u प्लस at, गति का समीकरण है। तो v वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0, u इनिशियल वेग, कौन सा वेग? a पर, क्योंकि a से पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, वो हमने भी अभी फाइंड किया 3ag। a क्या एक्सेलरेशन है? ये ऊपर जा रहा है, जिस वेग से जा रहा है, जिस एक्सेलरेशन त्वरण के साथ जा रहा है, उसको गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति कर रहा है, और गुरुत्वीय त्वरण मतलब नीचे की ओर होता है, लेकिन ये पार्टिकल जो जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए क्या आएगा? माइनस का g। ये वैल्यू सारी हम पुट करते हैं, तो v इक्वल टू 0 इज इक्वल टू u प्लस at
या u इज इक्वल टू माइनस ए टी हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, u की वैल्यू कितनी है 3ag, तो 3ag इज इक्वल टू माइनस का ए टी, ए ऑलरेडी माइनस प्लस हो जाएगा और टी की जगह T2 है, तो हमें तो T2 की वैल्यू निकालनी है। T2 की वैल्यू आ जाएगी, एक चीज और है यहाँ पर इनिशियल वेट जो है देखो v स्क्वायर की वैल्यू 3ag थी, v स्क्वायर की वैल्यू 3ag है, तो इनिशियल वेट क्या होगा v होगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट ऑफ 3ag, तो इनिशियल वेट u की वैल्यू आएगी रूट ऑफ 3ag, तो रूट ऑफ 3ag चेक कर लेना इसे, तो T2 आ जाएगा रूट ऑफ 3ag अपॉन g, तो टोटल हमारे पास जो T2 समय लगा वो लगा रूट ऑफ 3a अपॉन g, ये हमारे पास टोटल समय। इसमें दो मिस्टेक हैं, फिर से चेक कर लीजिएगा। पहला तो फार्मूला क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा, 280 नहीं होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा। u क्या है, इनिशियल वेग है, इनिशियल वेग हमारे पास था v स्क्वायर इक्वल टू 3ag था, हमने यहाँ फाइंड किया था v स्क्वायर इक्वल टू 3ag, तो इनिशियल वेग v की वैल्यू कितनी आ गई रूट ऑफ 3ag, तो u कितना हो गया रूट ऑफ 3ag, u की वैल्यू रूट ऑफ 3ag, t टाइम को हमने मान लिया, यहाँ से यहाँ पे जाने में T2 समय लगा, तो t इक्वल टू T2, एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ से ऊपर जाएगा जो कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगा, जो क्या होगा माइनस g होगा, तो ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो T2 का समय आ जाएगा हमारे पास T2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3a अपॉन g, जिसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। T2 हमारे पास आया रूट ऑफ 3a अपॉन g, ये क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि पार्टिकल को C पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने में टाइम और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले पार्टिकल को C से O तक पहुंचने में लगा समय, तो लिख देंगे पार्टिकल को या इस कण को C से O तक पहुंचने में लगा समय, टाइम बिटवीन C to O। तो C से O तक जो पहुंचने का समय था वो क्या था, किस किस इक्वल था, एक तो था C से A तक पहुंचने का समय प्लस A से O तक पहुंचने का समय, C से A तक पहुंचने का समय था T1 और A से O तक पहुंचने का समय था हमारे पास T2, दोनों की वैल्यू हमारे पास है, पुट कर देते हैं। जब पुट करेंगे तो 2π/3 रूट ऑफ g अपॉन a प्लस रूट ऑफ 3a अपॉन g, ये हमारे पास है दोनों का। अब यहां से यहां तक पहुंचने का समय हमारे पास ये आ चुका। अब क्या चाहिए इसका, यहां से यहां तक भी आना है, तो O से C तक का समय, नाउ टाइम बिटवीन O टू C, तो क्या होगा इसका ट्वाइस कर देंगे, दैट इज 2 इंटू T1 प्लस T2 या फिर 2 इंटू 2π/3 रूट ऑफ g अपॉन a प्लस रूट ऑफ 3a अपॉन g, ये हो जाएगा। अब जैसा कि हमें आंसर चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है बाहर, रूट ऑफ a अपॉन g आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। जब इसको कॉमन लेंगे उसको मैं हटा देता हूँ, इसका यूज हो चुका है। तो इसमें से कॉमन हम ले लेते हैं रूट ऑफ a अपॉन g और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अंदर, तो रूट ऑफ a अपॉन g जब हम कॉमन लेंगे रूट ऑफ a अपॉन g, तो यहाँ कितना आ जाएगा रूट ऑफ a अपॉन g हमने कॉमन लिए हैं, T1 आया 2π/3 रूट ऑफ g अपॉन है, 2π/3 रूट ऑफ g अपॉन है, और T2 की वैल्यू आ रही रूट ऑफ 3a अपॉन g, और हमें कॉमन जो लेना है वो लेना है रूट ऑफ a अपॉन g। जब रूट ऑफ a अपॉन g में कॉमन होगा तो यहाँ आ जाएगा रूट ऑफ 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2, तो 2 रूट 3 ये आ रहा है हमारे पास पहला आंसर। फिर प्लस 2 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 4π/3 और रूट ऑफ a अपॉन g कॉमन आ रहा है, यहाँ रूट ऑफ g अपॉन है, शायद यहाँ कुछ मिस्टेक है T1 में, चेक करनी होगी कि T1 में क्या मिस्टेक है। यहाँ रूट ऑफ g अपॉन a था क्या, a अपॉन g था, चेक करते हैं हमें, ये सही कर लेना, ये मिस्टेक कर देना मैंने, यहाँ रूट ऑफ a अपॉन g ही था, g अपॉन a था, ये चेक कर लेना। तो रूट ऑफ a अपॉन g कॉमन आएगा, यह भी रूट ऑफ a अपॉन g हो जाएगा, ये सही कर लेना सभी, रूट ऑफ a अपॉन g, रूट ऑफ a अपॉन g, ना कि g अपॉन, रूट ऑफ a अपॉन g, रूट ऑफ a अपॉन g कॉमन आकर के ये हमारे पास रहेगा टोटल टाइम जो हमें प्रूफ करना था कि पार्टिकल को C से O तक जाने में, फिर O से C तक आने में लगा समय इसके। ठीक है स्टूडेंट।
चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। प्रत्यास्थ डोरी के सिरे पर लटकाए जाते हैं जिसका ऊपरी सिरा जो है वो स्थिर है। जैसे कि हमसे कह रहे हैं कि दो पिंड है जिस पर m और m डैश के दो पार्टिकल, दो द्रव्यमान लटकाए जा रहे हैं। एक तो ऊपरी सिरा जो बोला स्थिर है, यानी O पॉइंट इसमें स्थिर है। यहां m द्रव्यमान का एक पार्टिकल जो है यहाँ पे लटकाया जाता है। इसके लटकाने से, इसे मैं A पॉइंट दे देता हूं, इसके लटकाने से इसमें जो वृद्धि होती है लंबाई में, यानी जो टेंशन, जो खिंचाव होता है, एक्सटेंशन होता है, जो वो यहां तक आ जाता है। अब यहां तक जब आता है तो इस पे एक पार्टिकल और लटकाया जा रहा है m डैश के नाम से। ठीक है, जब m डैश के नाम से पार्टिकल लटकाया जा रहा है तो इसमें भी कुछ ना कुछ वृद्धि होगी फिर से, जो कि यहाँ C तक आ जाता है। क्लियर है? क्या कह रहे हैं कि एक सिरा जिसका स्थिर है, दूसरे सिरे पर एक m द्रव्यमान लटकाया जा रहा है और फिर एक m डैश द्रव्यमान लटकाया जा रहा है, जिसकी वजह से पार्टिकल खींच करके यहाँ C तक हमारे पास पहुंच जाएगा। अब जो इसकी लंबाइयां हैं जो हमें दी हुई है क्वेश्चन में, क्या कहता है कि जब पिंड विरामावस्था में हो तब m डैश नीचे की ओर गिर जाता है। सिद्ध कीजिए किसी समय t डोरी के पर डोरी के ऊपर वाले सिरे से m की दूरी, डोरी के ऊपर वाले सिरे से m की जो दूरी होगी वो हमें प्रूव करनी है। वो क्या होगी? वो हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कोस a प्लस बी प्लस सी कोस रूट ऑफ g b के इक्वल होगी। ऐसा दिया हुआ है जो हमें प्रूफ करना है, क्रॉस g अपॉन बी के, g अपॉन बी के इक्वल होगी किसी समय t के बाद, जहां a b और c क्या है? ये डोरी की डिस्टेंस है। क्या, कहां से कहां तक की? a स्वाभाविक लंबाई, b द्रव्यमान m लटकाने के बाद, और c जो है वो m डैश द्रव्यमान लटकाने के बाद इसकी स्वाभाविक लंबाई है। स्वाभाविक लंबाई a है, b एक्सटेंशन है m द्रव्यमान लटकाने के बाद, और c एक और एक्सटेंशन है जो m डैश द्रव्यमान लटकाने के बाद है। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले तो क्या, सबसे पहले यहाँ ये नेचुरल लेंथ a दी हुई है, ये इसकी लंबाई है, स्वाभाविक लंबाई है। यहाँ इसने m द्रव्यमान लगा दिया। m द्रव्यमान लगाने पर मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूँ, सिर्फ m द्रव्यमान की मैं बात करता हूँ खाली। m द्रव्यमान लटकाने पर ये यहाँ तक गति करता है b पॉइंट तक, और जो डिस्टेंस हमें दी हुई है b और ये दी हुई है a, o पॉइंट पे, ये पॉइंट a, ये पॉइंट b। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं कि m द्रव्यमान का पार्टिकल जब इस पर लटकाया जाता है तब साम्यावस्था में यहां तक आकर के रुक जाता है। उसके बाद m डैश लगाएंगे, लेकिन m डैश को यूज करने से पहले यहां तक आकर के रुक जाएगा। यहां रुकने के बाद ये क्या हो जाएगा? साम्यावस्था में आ जाएगा। साम्यावस्था में आएगा तो इसके पे जो तनाव यूज होगा वो तनाव कितना होगा? तो हमें पता है कि साम्यावस्था पर जो तनाव होगा वो mg के इक्वल होगा, और mg के इक्वल क्या होगा? लंबाई लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन, एक्सटेंशन कितना है? b अपॉन स्वाभाविक लंबाई कितनी है? a। तो mg की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? सो mg की वैल्यू हमारे पास आ गई, mg इज इक्वल टू लैम्डा b अपॉन a के इक्वल। ये तो आ गई हमारे पास प्रारंभिक तनाव। ठीक है, अब ये कहता है कि जब m डैश पार्टिकल यहाँ पे लटकाया जाता है तो यहाँ तक आ जाता है, और जैसे यहाँ तक आता है उसके बाद ये m डैश जो है वो टूट करके गिर जाता है। अब देखो यहाँ पे m डैश का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं है m डैश का, कहीं पे कोई जिक्र भी नहीं होगा, ना तो क्वेश्चन में m डैश आएगा ना ही कुछ हो। कहना क्या चाह रहा है? देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया, मैंने लास्ट एग्जांपल किया, उसमें मैंने क्या कहा था कि यहां से खींच कर, इसका m डैश को भूल जाओ, यहां से खींच करके मैं पार्टिकल को यहां तक ले आता हूं और यहां तक ले आकर के इसको छोड़ देता हूं। वही चीज है यहाँ पे, अब हम नहीं खींच रहे हैं, अब हमारी जगह एक m डैश का द्रव्यमान है जो इसको यहां से लेकर यहां तक खींच रहे हैं, और उसके बाद ये क्या होता है? टूट जाता है, गिर जाते हैं। जब ये टूट करके गिर जाएगा, जैसे कि हमने खींच करके छोड़ दिया, वही कंडीशन होगी। जब ये टूट करके गिर गया तो क्या होगा? ये ऊपर की ओर जाएगा। तो वही चीज है, सेम वही हमें यहाँ करना है। क्या, जब m द्रव्यमान का यहाँ पर पार्टिकल पे m द्रव्यमान दिया जाएगा, m डैश द्रव्यमान लटकाया जाएगा, तो यहाँ से गति करके यहाँ तक आएगा, और यहाँ आने के बाद वो टूट जाएगा। टूटने के बाद ये क्या ऊपर की ओर गति करेगा? तो P पॉइंट पर, जिसकी दूरी हम x मानते हैं, वो मैंने मान ली फिर से कि x दूरी पर हम P पॉइंट पर इसकी गति की समीकरण को ज्ञात करते हैं। तो देखो गति की समीकरण क्या होगी? तो गति की समीकरण वो हो जाएगी m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू mg माइनस टेंशन, तनाव क्या होगा? एक्सटेंशन अपॉन स्वाभाविक लंबाई, एक्सटेंशन कितना? देखो b प्लस एक्स, तो लैम्डा इंटू बी प्लस एक्स अपॉन स्वाभाविक लंबाई कितनी है? a है। ये क्लियर है? अब की बार हमने इसको नहीं खींचा,
खींचने के लिए हमें m डैश पार्टिकल एक द्रव्यमान और दे दिया जो यहां तक आता है, उसके बाद ये टूट जाता है, टूटने के बाद ये वापस ऊपर गति करेगा। इतना ही डिफरेंस है, अब तक हम खींचा जाए। इसको अगर सोल्व करते हैं, m d स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस लैम्डा बी अपॉन ए माइनस लैम्डा एक्स अपॉन ए, ये आ जाएगा। अब लैम्डा बी अपॉन ए और एम जी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है लैम्डा बी अपॉन ए की वैल्यू किसके इक्वल है? एम जी के इक्वल है, तो दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए लैम्डा अपॉन ए, यहां से लैम्डा अपॉन ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? एम जी अपॉन बी के इक्वल आएगी। तो ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, लैम्डा अपॉन ए की वैल्यू एम जी अपॉन बी इंटू एक्स, जो एक्स था वैज इट इज, इस m से m भी कैंसिल हो गया, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन बी इंटू एक्स। यहां तक हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी गति की समीकरण की। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? बहुत इजी, कोई डाउट वैसे तो नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है ये, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, क्या? गति की समीकरण हमें चाहिए क्या? देखिए हमें क्या चाहिए, हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो सिरे से ऊपर वाले सिरे से m की जो दूरी है वो होगी a प्लस बी प्लस सी कोस रूट ऑफ जी अपॉन बी टी इंटू टी भी है इंटू टी होगी, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब दूरी प्रूफ करनी है, डिस्टेंस फार्मूला, और दूरी के लिए क्या होगा? जब इसको यहां से खींच के छोड़ेंगे तो एक वेग भी होगा, ऊपर जाएगा कुछ ना कुछ वेग भी होगा। तो हम इसको फर्दर लिखते हैं क्या? v dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस जी बी अपॉन एक्स। फिर से नेक्स्ट समीकरण हमारे पास क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा v स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस c1। अब c1 का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट की हम डिस्टेंस कहां से लेते हैं? इनिशियल पॉइंट से, जहां से हम पार्टिकल को खींच करके छोड़ते हैं। अब की बार m डैश द्रव्यमान में खींच करके छोड़ दिया, यानी वो टूट कर नीचे गिर गया। जब ये गिरेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी एक बार तो कितनी हो जाएगी? 0, और डिस्टेंस कितनी है यहां से? c, टोटल डिस्टेंस कितनी है? c है, ये डिस्टेंस b से c के बीच में c, तो यहाँ पे x तो है हमारे पास c, और वेलोसिटी कितनी है? 0, तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस c1, या फिर c1 की वैल्यू आ गई g अपॉन बी सी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं वापस c1 की जगह, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस जी अपॉन बी सी स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा v स्क्वायर g अपॉन बी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? कॉमन आ गई। और ये आ गया वेग, किस, ये वेग कहाँ आया? ये वेग आया किसी पॉइंट P पर। जब पार्टिकल ऊपर की ओर गति कर रहे हैं तो किसी समय बाद P पार्टिकल पर ये वेग की कैलकुलेशन है, ठीक है। अब हमें मालूम है कि जब ये पार्टिकल ऊपर की ओर गति कर रहे हैं, ये डिस्टेंस यहां पर आने के बाद x कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और इससे ऊपर जब गति करेगा तो क्या हो जाएगी? x डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी, दैट मीन्स v इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ g अपॉन b एंड रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लेकर के चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो होगी एक निश्चित बिंदु के बाद वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? अब फर्दर इसी को जब और आगे की ओर लेके चलेंगे वेग को, तो वेग v को हम लिख सकते हैं क्या? dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ g अपॉन b रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट कर दें तो dt इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ g अपॉन b और dx अपॉन रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करना होता है वेरिएबल सेपरेट करने के बाद, तो इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन जस्ट वही जैसा कि अभी हमने किया था cos इनवर्स की फॉर्म में, तो cos इनवर्स की फॉर्म में हम फिर से इंटीग्रेशन कर देते, तो क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ g अपॉन b cos इनवर्स x अपॉन c और लिमिट हमारे पास है नहीं, तो प्लस c2 कर देते हैं हम, कांस्टेंट c2, ठीक है। अब कांस्टेंट c2 हमारे पास आ गया, फिर से हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। कांस्टेंट की वैल्यू कहां पे फाइंड होगी? कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड होगी प्रारंभ में मतलब देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टाइम और डिस्टेंस। प्रारंभ में इस c पर टाइम कितना होगा? हम इनिशियल टाइम तो हमेशा 0 लेंगे जब भी पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा, और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस c है, हमें मालूम है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं t इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू c2 सॉरी x इज इक्वल टू c।
ठीक है, डिस्टेंस c है और टाइम 0 है। ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी। हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, 0 इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ g अपॉन बी कॉस इनवर्स x कितना c, तो ये हो गया 1 प्लस c2। कॉस इनवर्स 1 भी क्या होगा 0, ये भी 0, तो c2 की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो ये इक्वेशन आ जाएगी t इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ g अपॉन बी कॉस इनवर्स x अपॉन c। यहां तक हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गया, ये टाइम आ गया एक पार्टिकल का, कोई हमने जो टाइम फाइंड कर लिया, कहां से कहां तक का। ये टाइम है हमारा किसी भी बिंदु पॉइंट बी पर पहुंचने का टाइम t है। ये किसी भी पॉइंट t तक बिंदु बी पर पहुंचने के लिए जो लगा समय इसका t। अब इसी की हेल्प से यहां तक पहुंचने में इसकी दूरी भी फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सबसे पहले कोस इनवर्स x अपॉन c इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का रूट ऑफ b अपॉन g इंटू टी। ठीक है, फिर x अपॉन c इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस रूट ऑफ b अपॉन g इंटू टी, या x इज इक्वल टू c कोस इनवर्स रूट ऑफ b अपॉन g इंटू टी, क्योंकि कोस इनवर्स माइनस वही हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई कहां तक की, यहां तक की। अब हमसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि m डैश के गिरने के t समय पश्चात स्थिर बिंदु O से m की दूरी कितनी होगी। तो m डैश के गिरने के t समय पश्चात, m डैश के गिरने के t समय पश्चात, कौन से समय पश्चात, t समय पश्चात, जो हमने t ये फाइंड किया है, उसकी दूरी, किसकी दूरी, इसकी दूरी O बिंदु से कितनी होगी। तो दूरी हमने फाइंड करी x, ये दूरी कहां तक आई, ये दूरी आई इस B पॉइंट तक, x इक्वल टू c जो भी आई। तो O बिंदु से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो O बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, A और B, अभी और भी बाकी है तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा क्या, A प्लस B प्लस C कोस इनवर्स रूट ऑफ B अपॉन G इंटू टी। ये टोटल दूरी हमारे पास आ जाएगी जो हमें प्रूव करनी है। यहां पर हमारे पास टाइम आया पहुंचने का पार्टिकल का, वो हमने फाइंड किया कि यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में टाइम लगता है ये। तो यहां से इसकी दूरी फाइंड कर ली कि इसने यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी कवर की, वो कुछ ये दूरी कवर की। अब वो ये कहता है कि जब ये यहां से टूट करके गिर जाएगा तो स्थिर बिंदु से यहां तक की दूरी और कितनी रह जाएगी। तो टोटल दूरी कितनी है, अभी a प्लस बी है जो और ऐड हो जाएगी इसमें, तो टोटल आ जाएगा x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी कोस इनवर्स b अपॉन g का स्क्वायर रूट इंटू टी, जो कि हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट आई होप कुछ समझ में आया होगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के साथ।